नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IECC में हवन पूजन किया और शाम में उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि क्या मकसद है विपक्ष का संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4.5 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 में ये एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाएंगे। करेंगे इस पर चर्चा। और फिर यह भी कि ज्ञानवापी सर्वे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ फैसला आ सकता है, इस पर बहुत कुछ आगे निर्भर करेगा। बात करेंगे कि कर्नाटक के उडुपी में बेटियों के कॉलेज की छात्राओं के वीडियो को उनके साथियों ने वायरल कर दिया। क्या था उसके पीछे मकसद, और क्या इस पर लीपापोती करने की कोशिश हो रही है सरकार और प्रशासन के द्वारा, इस पर करेंगे बात। और यह भी बात करेंगे कि बिहार में जो महागठबंधन है उसमें तकरार चल रही है, क्या तबादले को लेकर के, खास तौर पर वहां पर JDU और RJD आमने सामने है क्या। इन सभी मुद्दों पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में किया हवन और पूजन। केंद्र को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों को किया सम्मानित। श्रमिकों से PM ने बातचीत भी की। प्रधानमंत्री आज शाम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन। 123 एकड़ में तैयार आधुनिक परिसर में सितंबर में भारत की मेजबानी में होगा G20 शिखर सम्मेलन। मणिपुर मुद्दे पर संसद में आज भी घमासान। मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी दलों में से कांग्रेस और BRS की ओर से दिए गए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने किया स्वीकार। चर्चा के बाद समय करेंगे नियत। सरकार ने कहा PM मोदी और भाजपा पर है लोगों का विश्वास। देश आज मना रहा है करगिल विजय दिवस। कृतज्ञ राष्ट्र अपने वीर शहीदों को कर रहा है नमन। 1999 में आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ कर हासिल की थी जीत। संसद के दोनों सदनों में शहीद सैनिकों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी पुष्पांजलि की अर्पित। शहीदों के परिजनों को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह और शॉल किए भेंट। कहा जरूरत पड़ी तो फिर कर सकते हैं LOC पार। आज ज्ञानवापी परिसर के ESI सर्वे पर आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सर्वे पर रोक लगाने की मांग कमेटी के वकीलों की ओर से दी जा रही है दलील। दोपहर बाद कभी भी आ सकता है फैसला। प्रवर्तन निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की मांग पर कल करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा को सिर्फ 31 जुलाई तक ही निदेशक के पद पर रहने की दी थी अनुमति। और मौसम विभाग ने शुक्रवार तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा में भी भारी बारिश की आशंका। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले मुद्दे की। और आज हमारा सबसे पहला एजेंडा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में हवन और पूजन किया। और ये हवन और पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह हवन किया
और देश के लिए मंगल की कामना की। हम बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है इस केंद्र की। पीएम ने इस केंद्र को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों से बातचीत की और उनको सम्मानित भी किया। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों से बातचीत जरूर करते हैं, तो अपने श्रम से अद्भुत परिसर को तैयार करने वाले श्रमिक पीएम से मुलाकात कर और बात कर काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं और इसकी खासियत यह है कि करीब 123 एकड़ में इसे तैयार किया गया है। आधुनिक परिसर है और सितंबर में भारत की मेजबानी में यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन होना है। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का वास्तुशिल्प जो है वो भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये शंख के आकार की इमारत है। पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जैसे व्यापक नींव के निर्माण खंडों को दर्शाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को बड़े आयोजनों के लिए विकसित किया गया है। यह दुनिया के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में से एक है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत की भावना के साथ भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता की खोज का प्रतीक भी है। और नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो प्रधानमंत्री के विजन ने प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी IECC की परिकल्पना को जन्म दिया है और आज इसका मूर्त रूप हमारे सामने है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। तो इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से बातचीत भी की। अपने श्रम से अद्भुत परिसर को तैयार करने वाले श्रमिक पीएम से मुलाकात कर काफी उत्साहित नजर आए। ग्लास का काम किया था करके ऑलमोस्ट 2 साल लगभग हो गया करके हम लोग मतलब प्रॉपर तरीका से काम किया, सेफ्टी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। बहुत अच्छा लगा काम करके हमें। और ये CVC कन्वेंशन सेंटर का जो भी फर्नीचर है, लकड़ी का जो भी काम है, वो पूरा बिल्डिंग हमने बना था, नर्सी पूरी टीम ने बन के। पूछ रहे थे काम के साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं हम लोग। अच्छी बात है, बहुत खुशी हो गई है क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं सेफ्टी और क्वालिटी देखना पड़ता है कि अच्छी तरह से बन सके। तो हम लोग देख के काम किया था, तो एक अच्छे से सुविधा भी मिला कि अच्छे से कंपनी ने बहुत सुविधा दिया था, अच्छे से काम करने के लिए मौका मिला था और प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हो गई। तो ये श्रमिकों के दिल के उद्गार हैं। और अरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, आपके पीछे लगता है ये वही भव्य केंद्र है जिसे हम देख पा रहे हैं आपके ठीक पीछे में। क्या कुछ खासियत है, क्योंकि इसमें जो भारतीय परंपरा है उसका पूरा समावेशन है, शंख के आकार का और उसके बाद पंचभूत तत्वों का भी उसमें समावेशन किया गया। अरुण, बिल्कुल लालचंद जी, जैसा कि आपने कहा कि शंख के आकार का इसको बनाया गया, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी के अंदर। और एक और बात के जो मॉडर्निटी और कल्चर को ब्लेंड किया गया है यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड लीडर्स जब यहाँ पर मौजूद होंगे, जब जो G20 लीडर्स समिट होगा, तो उन्हें भारत की जो संस्कृति है उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। यहाँ जो दीवारें हैं वहाँ पर जो रामायण और महाभारत है उनके जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। योगासन जो योग मुद्रा है उनको बनाया गया है। तो ट्रेडिशन जो भारतीय संस्कृति है उसको यहाँ पे एक तरह से रखा गया। और साथ ही जो मॉडर्निटी यानी कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से 5G इंटरनेट सर्विसेज आपको पूरे 123 एकड़ के अंदर यहाँ पे मिलेगी। वीडियो वॉल्स को इंस्टॉल किया गया ताकि जब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे तो उनको मैसिव वीडियो वॉल्स पर दिखाया जाएगा। 16 भाषाओं में एक साथ ट्रांसलेशन की जा सकेगी, जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है उसमें ट्रांसलेशन किया जा सकेगा। तो जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया गया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन था कि एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इको फ्रेंडली भी हो, उस लिहाज से इस जो कन्वेंशन सेंटर है उसको एक तरह से क्रिएट किया गया है। अरुण, आज शाम प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कार्यक्रम है आज शाम में?
लालचंद, सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक है उनको बता दूं कि अगर 6 बजे के बाद अगर वो डीडी न्यूज आज नहीं देखते तो बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैसिव लाइट एंड साउंड शो यहाँ G20 कन्वेंशन सेंटर पर होने जा रहा है, जहां पर आप रंग बिरंगे जो लाइट एंड साउंड शो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जब भी किसी देश के अंदर G20 समिट जब कंक्लूड होता है तो मैसिव लाइट एंड साउंड शो किए जाते हैं। जब ओपनिंग सेरेमनी होती है तब भी मैसिव लाइट एंड साउंड शो को किया जाता है। तो आज जब जिस G20 का जो कन्वेंशन सेंटर जिसे हम कह रहे हैं कि IECC, इसकी जब शुरुआत होगी तो मैसिव जो बहुत ही मेगा लाइट एंड साउंड शो यहां पर होगा। और जो कन्वेंशन सेंटर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। जो लाइट है 3D लाइट्स हैं वो बीम करते हुए आपको इस कन्वेंशन सेंटर पर दिखाई देंगी। तो जाहिर सी बात है कि लाइट एंड साउंड शो होता हुआ दिखाई देगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस भी रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए लालचंद जी क्योंकि पिछले 9 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस इस बात पर रहा है कि हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कदमताल करता हुआ हो। और देखिए 2014 से पहले आपको याद होगा कुछ इंटरनेशनल समिट या सेमिनार्स को या स्पोर्ट इवेंट्स को भारत ने जब कंडक्ट भी करने की कोशिश की थी तो करप्शन केसेस आपको दिखाई दिए होंगे। लेकिन पिछले 9 साल में भारत ने कितने सारे इंटरनेशनल समिट्स को, स्पोर्ट्स इवेंट को कंडक्ट किया, लेकिन कोई करप्शन के केसेस नहीं आए हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हर सेक्टोरल जो स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर के जब काम किया जाता है तो आपको ऐसा वर्ल्ड क्लास काम दिखाई देता है जो कि दुनिया का टॉप 10 में आप कह सकते हैं इस कन्वेंशन सेंटर ने जगह पाई है। तो आज शाम को 6 बजे के बाद इस कन्वेंशन सेंटर को जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको देखना ना भूलें, बिकॉज बहुत ही मैसिव आपको लाइट एंड साउंड शो यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। नए भारत का नया कन्वेंशन सेंटर है। एक बात का और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वैदिक तरीके से पूजा पाठ की और उसके बाद जो प्रधानमंत्री श्रमिकों से मिलना, उनसे बातचीत करना कभी नहीं भूलते और इस मौके पर भी उन्होंने ये की और श्रमिकों का जो उद्गार सुनाई पड़ा, आपने खुद श्रमिकों से बात की, वो लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। और कुछ श्रमिकों ने लालचंद जी ये कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। कुछ श्रमिकों ने ये कहा कि वो आके बैठे थे, लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री बगल में आके बैठे, ऐसा लगा कि सपना लग रहा है। तो ये कुछ श्रमिकों की बात थी जो उन्होंने हमसे कही थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक इंटेंट ये भी रहता है कि अगर वो श्रमिकों से डायरेक्टली बातचीत करते हैं तो एक उनका मोराल बूस्ट होता है। ये जो कन्वेंशन सेंटर मेरे पीछे देख रहे हैं इसको रिकॉर्ड टाइम में बना लिया जाता है और कई आज से 3-4 साल पहले कयास लगाए जा रहे थे, 3 साल पहले स्पेसिफिकली, जब इंडिया को G20 की मेजबानी दी गई थी कि क्या भारत मेजबानी कर पाएगा, बिकॉज कोविड पैंडेमिक आ गया था। उसके बाद में हम जानते हैं कि किस तरह से हम जूझे और उसके बाद में उभर करके बाहर आए। तो एक तरह से क्वेश्चन थे कि क्या इंटरनेशनल समिट है, इतना बड़ा मेगा इवेंट भारत कर पाएगा। लेकिन आज जिस तरह से कन्वेंशन सेंटर को रिकॉर्ड टाइम में समय से पूरा कर लिया जाता है, कॉस्ट को नहीं बढ़ा करके बिल्कुल लिमिटेड कॉस्ट के अंदर किया जाता है, तो इसका श्रेय जो क्रेडिट होता है, जाहिर सी बात है कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन जो श्रमिक है जिन्होंने 24/7 काम किया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जानते हैं इस बात को, तो इसलिए उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं आज के दिन, क्योंकि बहुत एक तरह से हिस्टोरिकल दिन है और पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या फिर ये कन्वेंशन सेंटर जो राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, तो श्रमिकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इन श्रमिकों से बातचीत करते ताकि उनका मोराल बूस्टर हो सके। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने कहा है कि डीडी न्यूज के दर्शक आज शाम में बिल्कुल डीडी न्यूज जरूर देखें और तभी वो जो उद्घाटन का नजारा है उसका वो बिल्कुल लुत्फ उठा पाएंगे, तो जरूर डीडी न्यूज के दर्शक देखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का मकसद क्या है। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। संसद में क्या कुछ हो रहा है और किस मकसद से हो रहा है। दरअसल लगातार 5वें दिन आज भी मॉनसून सत्र में हंगामा, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में 26 दलों के विपक्षी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव देकर अपनी भूमिका बनाने की एक कोशिश की है। एक मकसद यह है कि चर्चा में कैसे रहना है। लोकसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता के लिए
दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और चर्चा के लिए वक्त और तारीख सलाह मशविरे के बाद तय किया जाना है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की बात की। उन्होंने दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन मामले पर विपक्ष अड़ा हुआ है और वो सिर्फ अपनी ही शर्तों पर चर्चा चाहता है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ ही चर्चा चाहता है। इसे महज संयोग ही नहीं कहा जा सकता कि पीएम मोदी ने करीब 4.5 साल पहले ही 2023 में अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। दरअसल फरवरी 2019 में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम ने विपक्ष से कहा था कि एक बार फिर आप 2023 में मेरी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वाली भविष्यवाणी आज सच साबित होती हुई दिख रही है, यानी कि विपक्ष की सियासत में कुछ नहीं बदला। साल 2019 से लेकर 2023 तक INDIA गठबंधन को पता है कि विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता जगन रेड्डी, मायावती, नवीन पटनायक, KCR उनके साथ हैं ही नहीं, तो ऐसे में इस गठबंधन का क्या मकसद है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश के लोगों का विश्वास पीएम मोदी के ऊपर है। पिछले टर्म में भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन लोगों ने 2019 में भरोसा किया। 26 दलों को विपक्षी गठबंधन INDIA की सियासत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम ने कहा था, बिखरा हुआ विपक्ष हताश है, लग रहा है लंबे समय तक उनको विपक्ष में ही रहना है। विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा था कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जहां तक बात नाम की बात है तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया है, PFI में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। तो ऐसे में सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता। जाहिर है कि सदन चर्चा और विमर्श का मंदिर है। मणिपुर पर चर्चा के लिए जब सरकार तैयार है तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाना सिर्फ राजनीतिक मकसद ही तो हो सकता है, और भला इसको क्या कहें। लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम मूव कर रहे हैं। सिग्नेचर हो गया 50 लोग का, 50 लोग का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, क्या करें। और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इस मामले पर जो कुछ कहा, आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। बहुत बार पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो सदन के भीतर आकर देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर का, उस पर जवाब दे। उसका मोशन का नतीजा क्या होगा, मोशन कौन हारेगा कौन जीतेगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब में क्या कुछ कहा है, इसे सुनते हैं। मोदी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती है और जो होगा हम अब चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखाते। और अब हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, और साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र संसद भवन से जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लोकेश जिंदल जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी आपका भी। मैं सबसे पहले शैलेंद्र मिश्र का रुख करता हूं और अपडेट लेता हूं। शैलेंद्र, लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया है, क्या इस बारे में कुछ खबर मिल पा रही है कि कब इस पर चर्चा हो सकती है? ये देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया, जिसका नोटिस दिया गया था, उसको स्वीकार कर लिया गया है, गौरव गोगोई की तरफ से पेश किया गया था और उस पर चर्चा करके सभी दलों से समय तय किया जाएगा। फिलहाल अब इस बात के संकेत मिले हैं कि 1-2 दिन बाद इस पर एक तरह से इसको टेकअप किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले सभी दलों से बातचीत होगी कि कब ये उचित समय होगा। क्या इसी हफ्ते ये अविश्वास प्रस्ताव रखा जाए, इस पर चर्चा हो, या फिर अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो, तो इसको लेकर अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है कि किस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी। जी, लौटता हूं आपके पास और मैं रुख करता हूं अब विनोद मिश्र जी का, हमारे सलाहकार संपादक का। विनोद जी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है
कि ये इस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे का मकसद क्या है विपक्षी दलों का और खासतौर पर कांग्रेस का? लाल जी, इसे आप संयोग माने या प्रयोग, संयोग का आप ये कह सकते हैं कि देखिए कि अगर आप थोड़ा सा पिछले 4 साल पहले जाएं तो फरवरी 2019 में इसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस अविश्वास प्रस्ताव में ये मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के 9 साल के बाद ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से था, जिस समय में तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता की जोर शोर से कोशिशें कर रहे थे और कांग्रेस के राहुल गांधी खुद उनकी एकता सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से जोर शोर से प्रचारित किया जा सकता है, किया गया था कि विपक्ष की एकता जो बनी है वो इस बार एनडीए के इस गठबंधन से कड़ा मुकाबला करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाए और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर वो बाइट आपके पास में हो पार्लियामेंट के स्टेटमेंट का, अगर उसको सुनाए तो किस तरह से भारत की राजनीति में अपोजिशन के जो ये प्रयोग है जी, ये प्रयोग आपको बिल्कुल लगेगा कि उसको दूसरी बार दोहराने की कोशिश हुई है। और ये दूसरी बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी विपक्ष की जो चट्टानी एकता की बात जो 2019 में कही गई थी, वो इस बार भी 26 दलों की इस विपक्षी एकता की बात कह के सीधे सीधे अविश्वास प्रस्ताव पे लाके वो वही काम वही प्रयोग कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 में किया था। लाल जी, मैं आपने जिस बात का जिक्र किया ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर 2019 में ही लगता है कि आज के अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी कर दी थी, तो मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बाइट को सुनाएं, उसी वक्तव्य को सुनवाएं जरा कि उन्होंने उस समय क्या कुछ कहा था। मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य हमने सुनवाया विनोद जी। मैं जयराम विप्लव जी के पास और लोकेश जिंदल जी के पास जाऊं उससे पहले एक चीज जोड़ना चाह रहा था, मैं उससे पहले आप ही के पास आ रहा हूं कि आपसे जरूर ये समझना चाहूंगा कि लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राजनीति का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है, तो वो विपक्ष की नब्ज को भी बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं कि करीब 4.5 साल पहले ही कह दिया था कि आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। डेफिनेटली आप अगर जिस तरह से आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें 2019 के फरवरी 2019 में कही थी, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, फरवरी का वो महीना था, राजनीति में भारत की राजनीति में विपक्ष की जो भूमिका है कमोबेश उससे अलग नहीं दिखी है। कांग्रेस जिस समय में उस समय में भी जोड़ तोड़ के करके और विपक्ष के साथ मिलके एक प्रचंड एकता की बात करके मुकाबले के लिए तैयार दिख रही थी, आज भी कांग्रेस पार्टी का लबोलुआब राजनीति का वही है। नहीं तो ये पहली बात अगर मणिपुर पे ही ये चर्चा कराने के लिए का ये बात कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आप ये देखिए कि पहले दिन के मीटिंग में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में सारे लोगों का एक निर्णय हुआ था सभी दलों का कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है और सरकार की तरफ से ये सहमति बनी थी कि ये चर्चा होनी है। और अगले दिन जब वो चर्चा के बाद पार्लियामेंट के सत्र का शुरू हुआ, मानसून सत्र का, तो अगले दिन से उसमें नियम के बात आ गई कि इस रूल पे चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद उसमें चर्चा में शामिल हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को पहले जवाब देना चाहिए। तो सीधे सीधे ये बात तो विपक्ष पे आरोप लगता है कि अब वो चर्चा के साथ में आज आप अविश्वास प्रस्ताव को लेके भी आ गए। तो ये कंडीशन लाने का जो आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में जो मकसद क्या है, तो ये मकसद उनका साफ दिखता है कि चर्चा सिर्फ आपकी राजनीति है, मकसद आपका विपक्षी एकता को प्रचारित करना है। जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि विपक्ष की एकता ये इतनी प्रचंड है कि हम इसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ जवाब देने के लिए यहाँ पे शामिल करवा रहे हैं। ये का एक आक्रामक रूप है। ठीक, मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले लोकेश जिंदल जी आप ही के पास पहले आ रहा हूं। बताइए क्या मकसद है कि जो है इस तरह से, क्योंकि कांग्रेस ही इसको लीड ले रही है, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, किस मकसद से लेकर आई है?
देखिए जी, मेरे लिए तो ये एक तरह का सत्याग्रह है। भले ही आज संख्या बल हमारे साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र, भारत के संविधान और मूलभूत भारतीय नागरिकों के साथ में है। मणिपुर में जो कुछ घट रहा है वो बहुत ही दुर्दैव की बात है, वो बहुत ही भयानक है और इस पर ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को बहुत पहले कुछ ना कुछ निर्णय ले लेना चाहिए था, कुछ ना कुछ एक्शन ले लेना चाहिए। ना तो वाकई मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, ना ही प्रेसिडेंट्स रूल लागू हुआ, ना ही सीआरपीएफ मोबिलाइज हुई, ना अफ्स्पा लागू किया गया, ना किसी प्रकार का वहां पर ऐसा मेजर लिया गया कि वहां पर नागरिकों की जान बचाई जाए। वहां पर लोग जो जीने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं जी, उनके प्रति सरकार ने एक तरह से जैसे अनदेखा सा माहौल कर दिया है। क्या वे नागरिक नहीं है क्या भारत के? अच्छा, अब अगर इस तो बात मणिपुर पर चर्चा करना चाहिए था, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों? जी, क्योंकि और कोई माध्यम ही नहीं बचा है। अच्छा, ना तो टीवी चैनल इसको डिस्कस कर रहे हैं। संसद के अंदर अगर हम कोई मुद्दा उठाकर लेकर आते हैं तो मुद्दा जो है खारिज कर दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता। तो जो कुछ संसद में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है सरकार का ध्यान बटाने के लिए, उन सभी का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, तो उसी के तहत ये लाया है। ठीक है, प्रस्ताव एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत एक तरह की चेतावनी है भारत सरकार को। ठीक, हाँ, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल अधिकार भी है, बिल्कुल और बिल्कुल ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है बिल्कुल कि वे देश के सामने बताएं कि जो भी कुछ घटा मणिपुर में वो क्यों घटा और इसके खिलाफ जो है या इसके अंजाम अविश्वास प्रस्ताव जब आप लाएं तो जवाब तो मणिपुर पर भी होगा, जवाब बंगाल पर भी होगा और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों पर भी जवाब जरूर होगा। मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यही बात कही जा रही थी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी यही बात कही थी कि पूरी चर्चा कीजिए ना सभी राज्यों पर। मैं जयराम विप्लव जी के पास आ रहा हूँ। जयराम जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने क्योंकि मणिपुर पर हमारे हिसाब से चर्चा नहीं की, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। लगातार मिल रही हाथ से विपक्ष हताश और निराश नकारात्मकता के वातावरण ग्रस्त दिखाई पड़ा। तो ये 5 साल पहले भी हुआ था। 5 साल पहले जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, फिर जनता ने उसमें अपनी और 282 से 303 सीटें देकर अपना विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यक्त किया। और आज जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात है, तो जनता एक बार फिर आगामी चुनाव में अपना विश्वास किसके साथ है वो दिखा देगी। आज बहुमत का आंकड़ा किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। उसके बावजूद ये अविश्वास प्रस्ताव केवल के विधायी कार्यों में एक अवरोध उत्पन्न करने की मानसिकता दिखाई पड़ती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पीछे कई बार देखें, इस बार लगातार कभी पेगासस का मुद्दा लेकर इन्होंने अवरोध किया, कभी इन्होंने महंगाई के मुद्दे पर किया, कभी किसी विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा को लेकर, डॉक्यूमेंट्री को लेकर के इन्होंने अवरोध उत्पन्न किया, कभी स्टाइन मार्क को लेकर अवरोध उत्पन्न किया। ये कांग्रेस पार्टी और उनकी पिछलग्गू पार्टियों ने जो मिलकर के INDIA एक गठबंधन बनाया है, उसकी मंशा साफ दिखती है कि वो सदन के विधायी कार्यों में अवरोध बनना चाहते हैं। और बात आपकी चर्चा को भी मैं देख रहा था, आज सवाल तो वही है, क्या अमावस की बात को पुनः कह देंगे तो रोशनी है? क्या बबूल को गुलाब नाम रख दिया जाएगा तो वो सुगंध देने लगेगा? क्या चूहे का शेर रख दिया जाए तो वो दहाड़ने लगेगा? सवाल नाम का नहीं, काम का है, और काम का हिसाब जनता मांगती है। कई बार इनके खिलाफ जा चुका है, ठीक है। फिर जनता की अदालत में पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने जिस देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया, एक मजबूत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, आपके पास भारत का दुनिया में मान सम्मान बढ़ा, जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची, और भारत आज जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इसके साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। जी, मैं लौटता हूं आपके पास, शैलेंद्र के पास चलता हूं।
शैलेंद्र, अबे कांग्रेस प्रवक्ता लोकेश जिंदल जी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम तो मणिपुर पर हमारी मांग के हिसाब से चर्चा नहीं हुई तो हमने किया इस्तेमाल, हमारे पास अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। वहां पर भी आपकी विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई होगी। जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, समग्र रूप से चर्चा कीजिए महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होती है, लेकिन विपक्ष उस पर तैयार नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, तो ये इसको लेकर के अब सरकार की क्या रणनीति होगी शैलेंद्र? देखिए, गौरव गोगोई जिन्होंने नोटिस दिया था, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, तब वो कह रहे थे कि देखिए, दरअसल जो कल पत्र लिखा था उसमें भी जो मांग थी विपक्षी दलों की, वो उस पर कुछ एक तरह से पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। जो गृह मंत्री ने पत्र लिखा विपक्षी दल के नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और अधीर रंजन चौधरी को, और कल से ही ये दोपहर से ही ये एक बातचीत हो रही थी विपक्षी दलों में कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए जिससे सरकार इस पर चर्चा करे और प्रधानमंत्री जवाब दे, जो एक मुख्य मांग विपक्षी दलों की है। सत्ता पक्ष की रणनीति बहुत स्पष्ट है। पहले ही दिन से हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में, फिर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात को दोहराया और स्पष्ट तौर पर कहा कि कितनी भी लंबी चर्चा आप चाहते हैं, मणिपुर पर सरकार तैयार है, जवाब देगी, आप चर्चा कराइए, चर्चा से भागिए मत। और सीधा आरोप लगाया विपक्षी दलों पर कि आप खुद नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो। उनके मंशा पर सवाल उठाया कि जब चर्चा होगी मणिपुर पर तो देश में महिलाओं के खिलाफ जिन जिन राज्यों में अपराध हो रहे हैं उन पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा पर चर्चा होगी, राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ जो गंभीर अपराध हुए उन पर चर्चा होगी। और ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस के सहयोगी दल के शासित राज्य हैं जहां पर बहुत गंभीर मामले सामने आए हैं और उन पर विपक्षी दलों की चुप्पी की बात होगी। आज ही अब से थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब याद करें सभी लोग कि जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे थे, तब उस चर्चा में जवाब को भी नहीं सुना गया, विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा किया गया। तो यही दिखाता है कि कितनी रुचि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने में विपक्षी दलों की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ध्यान से सुना जाता है और भारत की छवि जो है देश भर दुनिया भर में वो बहुत मजबूत और बेहतर हुई है। ठीक, मैं इसी चीज को विनोद जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए, गतिरोध कहां पर था? गतिरोध यहां पर था कि विपक्ष कह रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, सरकार कह रही थी बिल्कुल चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके दायरे को बढ़ाइए, महिलाओं के अत्याचार पर चर्चा कीजिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है इसका तो दायरा और बढ़ जाता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो आपको लगता नहीं कि विपक्ष ने जो एक उपाय ढूंढा वो उपाय उसी दिशा में चली गई जिस दिशा में ये नहीं चाहते थे? लाल जी, अभी लोकेश जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बहुत टेक्निकल बात कह रहे थे, वो पेशे से वकील भी हैं लोकेश जी, और वो बात जो कह रहे थे उनकी बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि चर्चा जरूरी है कि उस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोकेश जी इस बात के लिए कांग्रेस में जो कह रहे थे कि उनकी मजबूरी थी और उनका एक हक बनता है, पार्लियामेंट्री बिजनेस में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है और ये मंच विमर्श के लिए ही है। पार्लियामेंट जो आप कहते हैं कि वो इस देश के लिए विमर्श का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हैं कि वो स्थान है, केंद्र है, तो विमर्श के लिए ही पार्लियामेंट है। चर्चा तो बिल्कुल सही बात है। जब वो टेक्निकल बात कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात होगी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो हमें ये समझना होगा कि वो स्टेट का अपना मामला है, ये किसी इस केंद्र का मामला, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो होती नहीं है। चूंकि मणिपुर के स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, रही बात कि उसके लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत पे अगर संसद में चर्चा होती है आपके पास तो चर्चा होती है तो उसके लिए गृह मंत्री को जवाब देना होता है। ठीक है, लोकेश जी से मैं इतना ज्यादा लीगल पॉइंट नहीं जानता हूं, जो थोड़ा मोड़ा जानता हूं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की उसकी बात कह रहा हूं। लोकेश जी सुने, उसके बाद वो जवाब दे सकते हैं। तो उसके बाद वो गृह मंत्री की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर वो जवाब दें। तो ये अपोजिशन के लिए एक बड़ा मौका था कि वो गृह मंत्री से सवाल जवाब भी वहां कर सकते थे।
लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात मणिपुर की बात नहीं सुनी गई, हमारे रूल पे चर्चा नहीं हुई, इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो कायदे से आप बताइए कि क्या जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की जो परंपरा है उसमें प्राइम मिनिस्टर सबसे लास्ट में जवाब देते हैं और उसके पास कोई सवाल नहीं होता है, तो इनको इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल होने वाला है जब उनका जवाब ही नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर सबसे लास्ट में बोलते हैं और लास्ट में बोलने के बाद ये अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की व्यवस्था है। तो ये जो बात टेक्निकल बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि लोकेश जी इसको शायद बेहतर क्लियर कर सकते हैं। मैं लोकेश जी के पास ही क्या है इसमें, हाँ मैं लोकेश जी के पास ही चलता हूँ। लोकेश जी वही सवाल कि क्या हासिल होगा, बल्कि जो सवाल मैंने विनोद जी से पूछा था कि इसमें तो दायरा और ज्यादा खुल जाएगा। आप तो बिल्कुल फोकस चाहते थे, सरकार चाहती थी कि नहीं व्यापक रूप से चर्चा हो, तो ये तो और ज्यादा व्यापक हो जाएगा। लोकेश जी देखिए, सबसे पहले तो कुछ टेक्निकल प्रश्न पूछे गए, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। संविधान में आर्टिकल 356 और 365 केंद्र के ऊपर ये जवाबदारी सौंपता है कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं स्थापित हो पाता या फिर कोई राज्य लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में विफल हो जाता है या फिर असंवैधानिक तरीके से वहां पर शासन या फिर किसी प्रकार की गतिविधि होती है, तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है। और उस समय वहां की स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है। गवर्नर का एक बहुत अहम रोल होता है, केंद्र की एक जवाबदारी होती है कि वे उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर वहां पर। लेकिन आमतौर पर आजकल 356 का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, अब वो दौर चला गया। वो तभी होता अगर वो विपक्षी दल जो है उस राज्य के ऊपर वहां की सरकार हो। हाँ, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से कितनी खबरें आती हैं। अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो वहां के गवर्नर सबसे पहले उसको अस्थायी करते, उसे सरकार को जो है हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू गिरवाते और उसके बाद में जो है बाकी की प्रक्रिया होती। खैर उसमें हम जाएंगे नहीं। और रही दूसरी बात, अगर हम कहते हैं आपका जो दूसरा प्रश्न था, ये तो दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी देखिए, मेती और कुकी समुदाय के बीच में जो टेंशन थे वे आज के नहीं है, बहुत पुराने टेंशन हैं और ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। अगर मणिपुर में वहाँ के न्यायालय ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी है कि भाई मेतीस को भी जो है कुकीज ट्राइब्स में सम्मिलित किया जाए या फिर कुकीज के अंदर ऐसा किसी प्रकार का भाव था कि उनकी जमीनें ली जाएगी या किसी भी प्रकार का उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक तरह से टेंशन बढ़ रहा था, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वे पहले ही इसे समझ लें, उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लेकर जाएं। तो वहाँ के प्रशासन होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर इम्पोज किया जा सकता है या फिर ऐसा वहाँ की सिविल सोसाइटीज को रीच आउट किया जा सकता है या फिर होम मिनिस्टर वो तमाम चीजें आपकी बात सही हो सकती है। दोनों कम्युनिटीज के बीच में डायलॉग लेकर आकर वहाँ पर शांति लेकर आ सकते हैं। उस वाले मुद्दे पर मैं जवाब चाह रहा था, उस वाले मुद्दे पर जवाब चाह रहा था कि इसमें तो बहस में दायरा और खुल जाएगा, तो फिर जो है इसमें आपकी रणनीति फिर क्या रहेगी। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। जयराम जी, अब जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना होगा तब तो आप लोगों की रणनीति रहेगी कि पूरा सारे विषयों को शामिल कर लिया जाए। देखिए, हमारे लिए तो बेटियां कहीं की भी हो, वो बेटियां हैं, उसको वोट बैंक के नजरिए से वोट बैंक के तराजू में हमने ना कभी तौला था न कभी तौलेंगे, और न ही ये देखकर बोलना बंद करेंगे या बोलेंगे, चुप्पी साध लेंगे कि यहाँ हमारी सरकार है और यहाँ विपक्षी सरकार है। अगर ऐसा होता तो सत्र शुरू होने के पहले दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के अपना आक्रोश, अपना दुख और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं कर। इसलिए ये बड़ा अंतर है कि राजस्थान पर चुप्पी साध लेना, बंगाल पर चुप्पी साध लेना, बंगाल के मुख्यमंत्री को बगल में बिठाकर ये इंडियन लाइन्स वाले कहते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। आज मणिपुर में जो लगता है कुछ संपर्क आपसे टूट रहा है। खैर अभी हमारे पास समय की कमी है, राजस्थान में हो रहा है, उसकी भी चर्चा होगी, जवाब चलिए इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जयराम विप्लव जी जुड़ने के लिए, लोकेश जी आपका भी, विनोद जी आपका भी और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर जो है वो ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे का ये मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है ये मामला, जहां पर सुनवाई
शुरू हो चुकी है, सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष का दलील है कि निचली अदालत ने जल्दबाजी में एएसआई सर्वे का निर्णय दे दिया है और उसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा है। हालांकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने सवाल उठाया है कि जब सर्वे से इमारत का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर सर्वे से डर क्यों है, क्या दिक्कत है सर्वे में। हिंदू पक्ष का मानना है कि एएसआई कोई पार्टी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया है ताकि वैज्ञानिक आधार पर जांच हो और सच सामने आ जाए। दरअसल वाराणसी के जिला जज के फैसले के बाद एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण शुरू भी कर दिया था, लेकिन तभी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज तक के लिए सर्वे का काम यानी 26 तारीख तक के लिए सर्वे का काम रोक दिया गया और अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और क्या कुछ है इस मामले पर अपडेट, आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, फैसला दोपहर के बाद आने की खबर आ रही थी, क्या है इस मामले में अभी तक कुछ निकलकर सामने आ रहा है, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, सुबह से जो है बहस जो है सीजीआई की कोर्ट में चल रही थी और तमाम बिंदुओं पर सीजीआई जानना चाहते थे और उसके बाद कोर्ट जब लंच के लिए उठी है तो 4:30 बजे के करीब उन्होंने एएसआई के अधिकारियों को बुलाया है और इस बात के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि उनकी सर्वेक्षण की विधि क्या होगी, क्या उनके सर्वेक्षण से कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी उस इमारत को। इन सब चीजों को जानने के बाद जैसा कि एक डेडलाइन है कि 5 बजे तक अंतरिम आदेश है, 5 बजे के पहले संभावना व्यक्त की जाती है कि आदेश आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट है उसमें यही है कि कोर्ट जो है लंच के बाद 4:30 बजे एएसआई के अधिकारी से भी का पक्ष भी जानेगी। आशुतोष, अगर इस सर्वे पर रोक नहीं लगती है तो एएसआई की टीम जिस तरह से सर्वे कर रही थी वो आगे की तैयारी के लिए बिल्कुल वहां पर उपस्थित है, तैयार है? बिल्कुल लालचंद, जो है एएसआई पर जो ही सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक आई थी उसके बाद उसने काम जरूर बंद कर दिया था, लेकिन जिस तरह से बहुत संक्षिप्त समय था हाई कोर्ट को फैसला देने के लिए, वहां पर एएसआई की टीम वाराणसी में अभी भी बनी हुई है और वह अभी न्यायालय के फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही वहां से हटेगी या फिर अपने काम में फिर से जुट जाएगी। जैसा न्यायालय का फैसला होगा उसी अनुरूप व्यवहार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, जब फैसला आएगा तो हम जरूर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई है, जहां उडुपी में कथित तौर पर एक लड़की की उसके छात्रावास के शौचालय में लगे गुप्त कैमरे से वीडियोग्राफी का मामला सामने आया है। कर्नाटक के उडुपी से हॉस्टल में यह आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। इसके बाद वीडियो फुटेज को पुरुष छात्रों के दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करके वायरल कर दिया गया। और इस मामले में खास बात यह भी है कि कैमरा लगाने के पीछे एक विशेष धर्म की 3 लड़कियों का एक समूह पाया गया और उन्होंने अपने ही धर्म से जुड़े लड़कों को वीडियो दिया। तो सवाल उठ रहा है कि क्या मकसद था। अब मामले पर हालांकि लिपापोती हो रही है। कॉलेज प्रबंधन ने इसे रैगिंग का मामला बताया और दावा किया कि यह महज एक शरारत थी, लेकिन सवाल यह है कि जब किसी भी रूप में रैगिंग गैर कानूनी ही है तो कॉलेज प्रशासन इसे इतने हल्के में कैसे ले सकता है। और मामला तब यह सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता रश्मि सामंत ने इस घटना के बारे में ट्वीट किया, लेकिन अब कर्नाटक पुलिस उन्हीं को और उनके बुजुर्ग माता पिता को परेशान कर रही है। सवाल यह उठ रहा है, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय विसल ब्लोअर को और उसके परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। अब तक दर्जनों धमकियां भी मिल चुकी हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने एक पूरी ट्रोल सेना उतार दी है जो धमकी दे रही है, गाली दे रही है और बदनाम कर रही है। तो रश्मि सामंत ने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट को आप देखिए, उन्होंने लिखा था, मैं उडुपी से हूं और कोई भी अलीमुतल्ला शैफा, शबानाज और आलिया के बारे में बात नहीं कर रहा है, जिन्होंने सैकड़ों हिंदू लड़कियों की रिकॉर्डिंग के लिए अपने कॉलेज के महिला शौचालयों में कैमरे लगाए थे। वीडियो और तस्वीरें जिन्हें अपराधियों द्वारा सामुदायिक व्हाट्सएप ग्रुप समूहों में प्रसारित किया गया था।
और हमारे साथ खुद रश्मि सामंत ही जुड़ रही हैं, जिन्होंने इस मामले में विसल ब्लोअर की भूमिका निभाई है। स्वागत रश्मि आपका डीडी न्यूज चैनल पर। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला आया ये किस तरह से आया और अभी तक इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है। उसके बाद आऊंगा कि किस तरह से आपके ऊपर पुलिस प्रशासन या ट्रोलिंग के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। पहले बताइए ये मामला अभी तक क्या कुछ सामने आ रहा है। जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले ये मामला 18 जुलाई को हुआ है, तो 8 दिन हो चुके हैं इस मामले को। और इस घटना के बाद बस छोटे छोटे न्यूज के जो अखबार होते हैं, कन्नडा के जो अखबार होते हैं, बस उसी में न्यूज आया था। वो भी बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस न्यूज को रिलीज किया गया था। और ये बताया गया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, बट कॉलेज प्रशासन ने उन 3 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, और उनसे माफीनामा लिखवाया है। तब मुझे लगा कि ये इतना बड़ा क्राइम है, इसमें अगर आप सिर्फ एक माफीनामा लिखवा के छोड़ रहे हो तो आप समाज के लिए क्या एग्जाम्पल छोड़ दोगे कि ऐसे करके आप निकल सकते हो बस एक माफीनामा देके। और कुछ कुछ ऐसी भी बातें कही जा रही थी कि ये एक प्रैंक था, ये एक एंटरटेनमेंट फन के लिए बनाया गया था। ठीक है। बचपन से बताया जाता है कि सही और गलत चीजों में हमें फर्क समझाया जाता है। आप एक स्कूल के बच्चे से भी जाके पूछोगे ना, तो एक स्कूल के बच्चे को भी पता है कि क्राइम क्या होता है। बिल्कुल। और ये भी कि इसको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाने का मकसद क्या था उनका। अगर मान लीजिए इस तरह का कोई वीडियो बना तो वो फैलाने के पीछे मकसद पर सवाल तो है ही। मैं आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि जब आपने इस मामले को ट्वीट किया, उठाया, तो उसके बाद क्या कर्नाटक पुलिस की तरफ से आपको या फिर जो सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हैं उनकी तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है? मैं कन्नड़ती हूँ, मैं उडुपी की हूँ, मूल निवासी। मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ और वहीं मतलब वही हमारा घर है जी। तो जब मैंने ये ट्वीट किया तो उडुपी पुलिस मेरे घर पहुंच गई, वो भी रात को। सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डिनेंस है कि आप सनडाउन के बाद किसी महिला के घर ऐसे बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी पर्पस के भी, उनके पास कोई पर्पस नहीं था कि वो क्यों आए हैं, बस आ गए, बैठ गए। और मैं घर पे नहीं थी तो मेरे माँ बाप से उटपटांग सवाल करने लग गए कि ये कौन है, क्या है। उनका एक टिपिकल तरीका जो होता है इंटिमिडेशन का, जहाँ पे कुछ सीधा कुछ पूछ नहीं रहे हैं, बस परिवार को इंटिमिडेट कर रहे हैं। हम एक वी आर नॉट ए क्रिमिनल फैमिली, हम एक बहुत ही एजुकेटेड और रिस्पेक्टेड परिवार हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ कोई ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। बिल्कुल। स्पेशली पुलिस। तो पुलिस बजाय उन कल्प्रिट्स को पकड़ने के और बजाय विषय को की तहकीकात करे, वो मेरे पीछे लग गए। तो ये हुआ था। एंड ये बहुत एक चिंताजनक विषय है। सोशल मीडिया पर आपको गालियां वगैरह भी दी जा रही हैं ट्रोल के द्वारा? तो सोशल मीडिया में ऐसा हुआ कि सपोर्ट भी बहुत मिला, पर मोहम्मद जुबैर जो आजकल कर्नाटक प्रशासन के बहुत करीबी माने जाते हैं, तथाकथित फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर जो है, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक पोस्ट लिखा कि मैं बस मैन्युफैक्चर करके फेक न्यूज पेडल कर रही हूँ, जबकि उडुपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने आके ऐसे बोला कि मैं बस कम्युनल टेंशन फ्लेयर करने के लिए ये सब लिख रही हूँ। मुझे कहीं पे कुछ राइट नहीं कराना, मैं एक फीमेल हूँ और मैं एक दूसरी फीमेल की दुविधा को समझ सकती हूँ, उनकी पेन को समझ सकती हूँ। मैं भी आई वाज अ स्टूडेंट नॉट टू लॉन्ग अगो। चलिए रश्मि, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो सदस्य खुशबू सुंदर हैं वो उडुपी की तरफ जा रही हैं और कर्नाटक में जो ये घटना घटी है तो वो उसका संज्ञान लेने के लिए जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई ना करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। बहरहाल आपने इस मामले को उठाया, बहुत बहुत बधाई, और बिल्कुल आप ऐसे ही काम करते रहिए और हम लोग आपके सभी लोग साथ हैं ताकि आपको किसी तरह से परेशान ना किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, डीडी न्यूज के साथ बात करने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के मंत्री आलोक मेहता के आदेश को निरस्त कर 480 अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। और इस मामले ने कहीं ना कहीं दरार पैदा कर दिया है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीबी राजस्व मंत्री आलोक मेहता के बड़े पैमाने पर तबादले से नाराज नीतीश कुमार ने अपनी अहमियत दिखाने की यह कोशिश की है कि सीएम तो मैं ही हूं फिलहाल।
विभाग में इन तबादलों से कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। नियमों को ताक पर रखकर इन तबादलों में भ्रष्टाचार की भी शिकायत की गई थी, लेकिन आरजेडी के मंत्री पर लगाम लगाने की नीतीश कुमार की इस कोशिश ने एक बड़ा संकेत तो जरूर दे ही दिया है कि नीतीश अपने आप को ही फिलहाल बॉस समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बड़बोलेपन पर सख्ती के लिए नीतीश कुमार ने अपर मुख्य सचिव के पाठक की नियुक्ति शिक्षा विभाग में कर दी थी, तो आरजेडी ने उस समय भी इस पर सवाल उठाया था और राजगीर मलमास मेला उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सरकारी पोस्टर से गायब कर दिया गया था, तब भी बड़ा सवाल बना था। तो बिहार से आ रही इन खबरों से इतना तो साफ तौर पर जाहिर है कि महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर किसी चीज के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे नजदीक आया तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे। और मामले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुनते हैं। देखो, कुछ भी ठीक नहीं है। ये नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार कह रही है, ये सरकार को तो जाना ही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो देख रहे हैं आपस का, नीतीश जी की पुरानी आदत है जी, ये पलटू कुमार कभी पलटते हैं कभी उलटते हैं। अब पलटू कुमार उल्टू कुमार ये दोनों मिल करके, और जनता इसको सल्टेगी, बढ़िया से सल्टेगी। और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, उन्हें भी सुन लेते हैं। बात स्पष्ट है कि ये दोनों नेचुरल अलाई तो नहीं है ना। राजद और जदयू की अगर आप बात करें, दोनों एक दूसरे का विरोध कर ही सत्ता का हिस्सा बने। आज अगर ये दोनों एक साथ सत्ता में हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। भाई मुख्यमंत्री जी विकल्प ही ना बनकर आए थे जंगल राज का, और ये टर्म जंगल राज किसके द्वारा दिया गया? किसी और ने तो नहीं दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही राजद के शासनकाल को जंगल राज कहना शुरू किया था 2005 में, जब वो सत्ता में आए। कुमार आलोक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आलोक, बीच बीच में खबरें आती तो रहती हैं, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है क्या कि ऑल इज नॉट वेल महागठबंधन में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहां तक के 480 जो अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था और उसको नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया है, तो आलोक मेहता अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। वो तुलसीदास मेहता के लड़के हैं और तो वो लालू यादव के बहुत ही करीबी मंत्रियों में से एक हैं जी। और उन्होंने जो ये किया था 480 राजस्व मंत्री हैं, और उसमें काफी सीईओज हैं, वीडियोज हैं, उनका उन्होंने ट्रांसफर किया था। ठीक है। और उसको नीतीश कुमार ने निरस्त किया है। और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि या जदयू ये कह रही है कि वो बीमार थे और वो अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया था। ठीक है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने वो उनके सारे निर्णय को एक तरह से निरस्त कर दिया। तो अपने आप में बिहार में आप समझ सकते हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री आलोक मेहता बहुत बड़े नेता हैं। खासकर हम आरजेडी की बात करें जी। और खासकर हम कोयरी जो वोटर की बात करें, हम कोयरी समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी को खड़ा किया हुआ उन्होंने, क्योंकि वो भी उसी समुदाय से आते हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ी ये हो रही कि इतने बड़े नेता का तेजस्वी के मंत्रिमंडल के तेजस्वी यादव से उनका जिस तरह से संपर्क है, ऐसे में उनके फैसले को पलटना निश्चित रूप से ये दरार को लगता है कि जरूर ये बढ़ा रहा है। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए कुमार आलोक, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हम आगे भी इस पर बात करते रहेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। कल फिर इसी वक्त हम हाजिर होंगे इस वक्त लेकर। नमस्कार।